Okay, let's start with today's class. टुडे आज की क्लास में हम फोरियर एनालिसिस जो है उसको कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म डीडीएफटी। जी, इमरान भाई प्लीज ज्वाइन करें। क्लास स्टार्ट हो गई है। ओके इमरान भाई, आई एम वेटिंग। तो मैं बात शुरू करता हूँ फोरियर एनालिसिस की। आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म से मुख्तलिफ है। डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म पे हम जाएंगे बाद में, इससे पहले हम डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म समझ लें। डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म डीटीएफटी। पिछली क्लास में हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात की थी। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया जाता है। डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है डिस्क्रीट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का, मसलन एक्सन, या जो सिग्नल्स जो कि डिस्क्रीट इंटरवल्स ऑफ टाइम आफ्टर इंटरवल्स ऑफ टाइम जो डिफाइंड होते हैं, उनका जो है जो फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया जाता है वो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। We are slowly gradually building up upon the Fourier analysis theory। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म, जैसे कि हमने आप ऊपर स्लाइड के टॉप राइट कॉर्नर में देख सकते हैं यहाँ पे, तो वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है एफ। इमरान भाई आपने ज्वाइन कर लिया? इमरान भाई आपने ज्वाइन कर लिया तो मैं फिर दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपने ज्वाइन कर लिया लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी इमरान भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे।
आपको आ रही है मेरी हाँ, आवाज़? या मुझे आ गई तुम्हारी आवाज। अच्छा, अभी क्या शुरू हुई है। क्या हाल है, खैरियत से हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अम, मेरी भी कोई 2-3 दिन से तबीयत खराब थी। कल काम भी नहीं किया 3 दिन में। काफी छुट्टी मारनी पड़ी। अच्छा, क्यों? वो जो वायरल, ये पता नहीं, दिसंबर में मुझे हुआ था, उसके बाद फिर जो है ना 3 दफा तो मैं बीमार हो चुका हूँ। अभी फिर मुझे जो है ना दोबारा से वो गले के अंदर इशू, वो तो खैर वायरल फैला हुआ था वर्क प्लेस पे, तो वहां से हो गया। तो ये इस तरह से पहले नहीं होता था, पता नहीं क्या ये, आई डोंट नो क्या चीज फैली हुई है। मे बी कोविड हो ये। मैंने किया था कल कोविड का टेस्ट ना। अच्छा। मे भी कॉमन कोल्ड जो है ना, हो सकता है वही लगी हो क्या, अल्लाह जानता है। लेकिन हम लोगों ने कल कोविड का टेस्ट किया था, जो पुरानी किट पड़ी हुई थी। मैं अच्छा, सोचा हो आप सकता है कोविड हो गया। खुद ही किया था आपने? हाँ, वो जो आपकी वो होम किट आती थी ना, अच्छा जो अच्छा। आप वो नाक में डाल के फिर वो आप उसके साथ वो कतरे आते हैं, आप डाल के ड्रॉप चेक कर सकते हैं कि आपको कोविड है कि नहीं है। अच्छा अच्छा। अच्छा इमरान भाई, आज का थोड़ा हमारा ब्रीफ सेशन होगा। ओके। फोरियर एनालिसिस का ये पार्ट 3 है। तो हमने फोरियर सीरीज की बात की थी, फोरियर ट्रांसफॉर्म्स की बात की थी। अब हम जो है वो पहले हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स पे थे, तो अब हम डिस्क्रीट की तरफ स्विच कर रहे हैं। अब ये ये जो है ना डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है। इसके बाद फिर आएगा डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, डीएफटी। डीएफटी और डीटीएफटी में फर्क होता है। यानी वी आर स्लोली ग्रेजुअली बिल्डिंग अप टुवर्ड्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर मैं डायरेक्टली स्विच करता फोरियर ट्रांसफॉर्म से डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म पे, तो चीज़ें मुश्किल होती हैं समझने में। तो कुछ क्वेश्चंस जो पैदा होते हैं ना जहन में, वो इसके आंसर हो जाते हैं अगर हम यहाँ से ट्रांजिशन करें। तो इसमें हम जो है वो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे आज। देन वी विल स्विच टू दी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म और फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसका एल्गोरिथम होता है। तो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है, जैसे हमने पहले देखा था कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स जब हमारे पास होंगे, जैसे एक्स ऑफ टी है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स को इस तरीके से। तो उनका फोरियर एनालिसिस जब हम करते हैं तो फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया जाता है इसका, जो हमने पिछली क्लासेस में देखा था। जब हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है, जैसे एक्स एन है, जो कि डिस्क्रीट टाइम की वैल्यूज पे आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो डिफाइंड है, बाकी जगहों पे अनडिफाइंड है। तो ऐसे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का जब फोरियर एनालिसिस किया जाता है, इसका जब फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो वो होता है आपका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, डीटीएफटी। अभी ये कैसे लिया जाता है, लेट्स सी दैट। देखिए, राइट में जो है ना आप देख रहे होंगे, ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म है। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है एफ ऑफ टी। इसको हम एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब इसमें जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है वो टी है, मगर देयर इज अनदर वेरिएबल ओमेगा एज वेल। तो नतीजतन हमें जो है वो फंक्शन ऑफ ओमेगा मिलता है। ठीक है जी, फॉलो कर रहे हैं आप? हम्म। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स का, मैथमेटिकली इस तरह से डिफाइंड है। अब डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की कहानी क्या है कि अगर आपका जो सिग्नल है वो एब्सोल्युटली समेबल है, यानी कि अगर आप इसका मॉड लें और उसको जमा कर लें तमाम सैंपल्स की वैल्यूज को, तो दैट डज नॉट बिकम इन्फिनिटी। ये एक रिक्वायरमेंट है इसकी। तो उस सूरत में हम उसका जो है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं समेशन से। यानी जो इंटीग्रल आपका है ये ऊपर, वो समेशन बन जाती है फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। बाकी फार्मूला उसका उसी तरीके से एक एक्सपोनेंशियल है, उससे आप सैंपल्स की जो वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सबको जमा कर रहे हैं आपस में। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन द डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब आपका सिग्नल जो है एक्स एन, वो डिस्क्रीट सिग्नल है, यानी कि एक्स एक्सिस पे डिस्क्रीट जो टाइम की वैल्यूज होती हैं उन पे वो डिफाइंड है, अदरवाइज अनडिफाइंड है। तो हम उसमें टी को वैसे ही ड्रॉप कर देते हैं और सैंपल नंबर उधर लिख देते हैं, वो सैंपल नंबर हमारा एन कहलाता है। तो तो ये अब हमने किया ये है कि एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को एक कंटिन्यूस जो है वेरिएबल के साथ, ई की जो पावर में आपको जे नजर आ रहा है, इसके साथ ओमेगा और एन है। वहाँ पे टी था हमारे पास, अब जे ओमेगा एन है। तो हम एक ये ओमेगा जो है एक नया वेरिएबल बीच में इंट्रोड्यूस कराते हैं फ्रीक्वेंसी का, दिस इज अ कंटिन्यूस वेरिएबल। कॉन्सिक्वेंटली
हमारे पास जो चीज़ निकल के आती है दैट इज फंक्शन ऑफ ओमेगा। तो ओमेगा इज अ कंटिन्यूस वेरिएबल, देयरफॉर एक्स ऑफ, ये जो मैंने लिखा है ना इधर, e raised to the power j omega, which is the Fourier transform of x of n, it's a continuous function of omega. Just like ये आप क्या कहते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ ऑफ ओमेगा एक कंटिन्यूस फंक्शन है ओमेगा का, कंटिन्यूस वेरिएबल का। इसी तरीके से एक्स ऑफ ओमेगा कह लें या ई रेस टू द पावर जे ओमेगा, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है कंटिन्यूस वेरिएबल ओमेगा का। तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म बनाते हैं उसके रिजल्ट में हमें कंटिन्यूस टाइम सिग्नल मिल जाता है। तो वो है दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म, एंड दैट टाइप ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म इज कॉल्ड डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये लेकिन है ये क्या, कंटिन्यूस वेरिएबल है, ये इसकी एक लिहाज से शॉर्ट कमिंग या लिमिटेशन है, जिसको जब हम ओवरकम करेंगे तो हमारे पास एक और टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्म आता है विच इज कॉल्ड द डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये एक स्टेप टुवर्ड्स दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म की तरफ एक स्टेप है, ट्रांजिशन फ्रॉम कंटिन्यूस टू टुवर्ड्स द डिस्क्रीट। तो इसका जो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है, जैसे कि पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, सेम उसी तरह से है, 1/2 पाई माइनस पाई से पाई तक, और एक्स ई रेस टू द पावर प्लस जो ओमेगा आ जाएगा, और डी ओमेगा के साथ आप इंटीग्रेट कर देंगे। ओमेगा एक कंटिन्यूस वेरिएबल है, तो ये क्योंकि ओमेगा कंटिन्यूस है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन ओमेगा है, तो ये आपको जो है क्या कहते हैं, फॉर एनी फॉर एज अ फंक्शन ऑफ एन, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन, हमें इसका जो है वैल्यू मिल जाती है वैल्यूएट करने के बाद, दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर सैंपल। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप इसको इंटीग्रल को एवेलुएट करते हैं तो उसमें एक ओमेगा तो खत्म हो जाएगा, एन रह जाएगा, तो इट विल बी अ फंक्शन ऑफ एन। और एन एक डिस्क्रीट जो है वेरिएबल होता है, इसकी इंटीजर वैल्यूज होती हैं। तो हम जो रिजल्ट मिलेगा हमारे पास, दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ एन एंड दे विल, दैट इज एक्स ऑफ एन। तो आप एन की डिफरेंट उसमें इंटीग्रल वैल्यूज पुट करके एक्स एन इवेलुएट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्शन आपका डिफाइंड होगा एन की इंटीजर वैल्यूज के ऊपर, जैसे एन 0 है, 1 है, 2 है, -1 वगैरह, उसके ऊपर एक वैल्यू आएगी, दरमियान में अनडिफाइंड होगा। तो दोबारा हम एक कंटिन्यूस सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा से डिस्क्रीट के अंदर ले जाते हैं इसको, बाय टेकिंग द इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म आई डी टी एफ टी। तो ये बेसिक कहानी है इसकी डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की। अब इसमें एक चीज नोट करने की ये है कि ये जो आपका जो क्या कहते हैं ओमेगा, जो रियल वेरिएबल ओमेगा है ना, दैट इज कॉल्ड द डिजिटल फ्रीक्वेंसी। इट इज मेजर्ड इन रेडियंस पर सैंपल। पहले हम जो थे ना, हमारे फोरियर ट्रांसफॉर्म में जो ओमेगा था वो रेडियंस पर सेकंड में था, ये जो है डिजिटल फ्रीक्वेंसी है और इसको मेजर करते हैं रेडियंस पर सैंपल में। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में एक चीज बताई थी आपको, या मैंने इधर दोबारा मेंशन की है कि डिजिटल फ्रीक्वेंसी इज जस्ट 2 पाई टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्चुअल सिग्नल एफ नॉर्मलाइज्ड टू द सैम्पलिंग रेट। यानी आप जो एक्चुअल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है उसको सैम्पलिंग रेट से डिवाइड कर दें, और वो क्योंकि हर्ट्स में थी उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ओमेगा में, रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगी। या इन अदर वर्ड्स आप ये देखें कि जो आपका वो टाइम पीरियड होता है ना, एक साइकिल के अंदर जो है कितने सैंपल्स आ रहे हैं, तो उसका जो रेसिप्रोकल होता है ये सैंपल्स पर साइकिल, तो वो भी आपकी डिजिटल फ्रीक्वेंसी होती है। 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो वो रेडियंस में आ जाती है। तो अगर 2 पाई से मल्टीप्लाई नहीं करते तो वो किस में होगी, यूनिट्स क्या होंगे अगर 2 पाई से मल्टीप्लाई ना करें तो, पर सेकंड, सैंपल पर हाँ, सेकंड। साइकिल्स पर सैंपल, साइकिल्स पर सैंपल। और जब 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो रेडियंस पर सैंपल बन जाती है। तो ये ओमेगा, यानी आप ये जहन में रखें कि इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। और एक फ्रीक्वेंसी नहीं, वो बेतहाशा फ्रीक्वेंसीज होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज होंगी, क्योंकि ये हमने पहले देखा था फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी कि जो ए पीरियोडिक सिग्नल्स हैं उनके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, और जो पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं उसमें जो फ्रीक्वेंसीज हैं दे आर डिस्क्रीट। तो जो फोरियर सीरीज जब हम बना रहे थे, तो जो है क्या कहते हैं, अब ये फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारी डिजिटल फ्रीक्वेंसी आ गई है यहाँ पे, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जिस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी भी कोई फ्रीक्वेंसी होगी या उसमें फ्रीक्वेंसीज होंगी।
तो उन फ्रीक्वेंसीज को अगर आप जो है, अगर आप हर्ट्स में लेते हैं और उसको आप सैम्पलिंग रेट से नॉर्मलाइज करते हैं कि जितने पे आपने सैंपल करके डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाया है, तो उसके नतीजे में आपके पास डिजिटल फ्रीक्वेंसी आती है। और अगर आप उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन दैट इज डिजिटल फ्रीक्वेंसी, बट नाउ इट इज इन रेडियंस पर सैंपल। तो ये एक चीज बस ध्यान में रखिएगा। नाउ लेट्स डू अ स्मॉल वर्क, एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लेते हैं। या अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ना पेपर पे सॉल्व करें, तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। हमारे पास एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है एक्स एन, जो कि बराबर है 0.5 रेज टू द पावर एन यू एन। यू एन जो है वो यूनिट, डिस्क्रीट टाइम यूनिट स्टेप होता है। यानी कि इसकी वैल्यूज जो है वो 1 होंगी फॉर एन इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, और नेगेटिव एन की जो वैल्यूज हैं लेस देन जीरो पर ये क्या होगा, जीरो होगा। तो ये आपका जो सिग्नल हो गया ना, क्या कहते हैं इसको, इधर इधर में ले जाते हैं। स्क्रीन आपके साथ अभी, आपको स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है अभी इस वक्त? वही तुम्हारा एग्जाम्पल 1 वही, अच्छा नजर आ बस रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने वो उस वाली विंडो को शेयर किया था सिर्फ। एक मिनट, मैं पेंट में ले जा रहा हूँ उसको कॉपी करके। अच्छा, अच्छा इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो आपके पास एक्स एन है। और इसको आप ये पहले बताएं कि इज इट एब्सोल्युटली समेबल और नॉट। कैसे पता चलेगा आपको कि एब्सोल्युटली समेबल है कि नहीं है? 0 to आप इसके ना infinity। हाँ, आप इसके ना सबसे पहले क्या करें कि एक्स एन इज इक्वल टू 0.5 रेज टू द पावर एन यू एन को जो है सेट की फॉर्म में लिख दें। सेट जिस तरह लिखते हैं ना, सीक्वेंस जैसे हम लिखते हैं उस तरीके से लिख दें इसको, जैसे मैं भी लिखता हूँ पेंट में। सबसे पहले आएगा आपका जीरो के ऊपर आ जाएगा 0.5 है ना, 0.5 रेज टू द पावर जीरो इज वन। मैं ये इसकी शेयरिंग जो है ना वो चेंज कर देता हूँ। शेयरिंग आपकी जो है पेंट को शेयर करा देते हैं। हाँ, अभी आपको पेंट शेयर हुआ आपके साथ? हाँ। ठीक है, तो हमारे पास जो है, अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि आपके पास जो सिग्नल गिवन है आपको, ये दिस सिग्नल, ये है आपके पास एक्स एन इज इक्वल टू, अगर आप इसको इवेलुएट कर लें तो 0, 0, 0 चलता हुआ आ रहा है, 0, 0। फिर उसके बाद जब आपका एन जीरो होगा तो ये क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी, 0.5 रेज टू द पावर जीरो इज वन। तो यहाँ पे आ जाएगा, आपको वन मिल जाएगा। ठीक है, मैं एरो भी ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज माई एन जीरो। इसके बाद फिर आपका जो है जब एन वन होगा तो ये हो जाएगा 0.5 टाइम्स वन, यू एन वन हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आपका एन टू होगा तो कितना हो जाएगा? स्क्रीन तो शेयर्ड है ना आपके साथ? हाँ, स्क्रीन शेयर। व्हाट इज यू ऑफ यू एम एन क्या है? यू एन, हाँ यू एन यूनिट स्टेप है ना आपका, डिस्क्रीट टाइम यूनिट स्टेप, ये इस तरह से होता है। ये एन है, यहाँ पे आपका यू ऑफ एन है। ठीक है, एन आपका जो है जीरो, डिस्क्रीट वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यूज होंगी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर ये वन होगा, यहाँ दिस इज आर वन। यहाँ पर ये वन है, इधर वन है, आगे वन, सो ऑन चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। पीछे सब जीरो है, -1 पे जीरो है, -2 पे जीरो है, -3 पे जीरो एंड सो ऑन, दिस इज यू एन। तो जब आप ओके। इस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कुछ भी हो, अगर आप इसको देखें ना 0.5 एन को, तो ये तो माइनस इन्फिनिटी से चला हुआ आएगा, नॉन जीरो। तो इसको जब यूएन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे पोर्शन को, यहाँ का जो पोर्शन है इसको जीरो कर देगा। लेकिन अगर खाली 0.5 एन रेस टू द पावर एन को देखें, तो अगर आप रखते हैं फॉर एग्जांपल एन को -1 रखते हैं, -1, तो उस पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/0.5, विच इज इक्वल टू 2। तो -1 के ऊपर ये हो जाएगा 2। ठीक है, फिर उसके बाद जीरो पे अगर आप देखें तो वो वन हो जाएगा। फिर वन के ऊपर जो है ये हो जाएगा 0.5, एंड सो ऑन का, यानी इस तरीके से ये आपको जाता हुआ नजर आएगा इस तरह से।
इन माइनस इन्फिनिटी आप रखेंगे तो जीरो। जी, और जब आप इन्फिनिटी रखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी रखेंगे जीरो नहीं होगा। देखिए मैंने माइनस माइनस वन रखा है ना, माइनस वन, तो माइनस वन का मतलब ये है 0.5 रेज टू द पावर माइनस वन इज दिस थिंग, वन अपॉन 0.5 विच इज टू। तो अगर आप रखें 0.5 रेज टू द पावर माइनस टू, तो वो हो जाएगा 0.5 रेज टू द पावर टू। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यानी आप 0.5 पे खाली टू आ रहा था, तो आप अगर एक और भी साथ मल्टीप्लाई कर दें तो फोर आ जाएगा आपके पास। ये बड़ा होता जा रहा है जैसे जैसे एन बड़ा होता, तो जब आपका एन माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये आपका 0.5 कितना हो जाएगा, ये इन्फिनिटी, कैसे? इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ हाँ। रहा है। और जब आप इसको इन्फिनिटी रखेंगे तो उस पर ये जीरो हो जाएगा। तो ये इस तरीके से है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे जाके बनेगा इसका। तो इस चीज़ को सीधा करने के लिए हमने क्या किया, यूएन से मल्टीप्लाई कर दिया कि ये पीछे की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब पर फिल्टर आउट हो जाए, खत्म हो जाए, जब वो हो जाए जीरो हो जाए, एंड ऑनवर्ड्स इसकी वैल्यू रहे। अच्छा, अब हमारे पास जो ऑनवर्ड वैल्यू रह रही है वो कितनी है, कि जीरो के ऊपर वन है, फिर 0.5 है, फिर जब आप टू रखेंगे तो 0.5 का स्क्वायर कितना होता है, 0.25, 0.25, और इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू, इसका अगर क्यूब करके देखें कितना बनता है, 0.5 का भी आधा, 0.125, 0.125, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ये चीज़ आपके पास सिग्नल। अब इसको जो है हमने ये बताना है कि इज इट एब्सोल्युटली समेबल और नॉट, ये चीज़ हमें बतानी है। तो एब्सोल्युटली समेबल का मतलब ये है कि वी टेक द एब्सोल्यूट वैल्यूज इन सम देम अप, मॉड लिया, फिर आप उसको n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सम कर दें, तो ये इसके पास, सपोज मैं s कहता हूँ उसको, तो आप इसकी मॉड लेके जमा करते जाएं। तो यहाँ तो सब जीरो है, वन के आगे ये नॉन जीरो है, तो यहाँ पर आप वन को लिखेंगे, वन प्लस 0.5 सब पॉजिटिव है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी वही है, सेम पॉजिटिव है, 0.25 प्लस 0.125 एंड सो ऑन। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि ये इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, एंड इट कैन बी प्रूव्ड। ये फिर सीरीज का कॉन्सेप्ट लगा के हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये इसकी जो है किसी एक वैल्यू के ऊपर कन्वर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि द सिग्नल एक्शन इज एब्सोल्युटली समेबल। इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यूज अगर हम सबको जमा कर दें तो दैट डज नॉट बिकम इन्फिनिटी, बल्कि वो किसी लेस देन इन्फिनिटी वैल्यू को अप्रोच करता है। तो इस वजह से ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इस लाइन ऑफ इस आर्गुमेंट की बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका है वो फाइंड किया जा सकता है। और वो फिर उन्होंने फाइंड किया है यहाँ पे, एक्स एन को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लिया है समेशन इसकी, और ये ई रेस टू द पावर माइनस जे ओमेगा, ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डिजिटल फ्रीक्वेंसी, और ये कंटिन्यूस है, एन जो है वो हमारे पास डिस्क्रीट है। तो एन जो है वो हम इसका वो सीरीज में चलाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि आपका सिग्नल जो है वो जीरो है फॉर एन लेस देन जीरो, तो देयर फॉर हमने इसको यहाँ लोअर इंडेक्स जो है इसकी एन की वो हमने जीरो बना दी है। जीरो से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से खत्म करके जीरो ले आए क्योंकि पीछे तमाम वैल्यू जीरो है, इस वजह से। इसके बाद ये आपका जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म, अब इसमें जो है ना इन्होंने क्या किया है कि ये कंबाइन कर लिया क्योंकि दोनों एन है, ई रेस टू द पावर जे ओमेगा, और ये चीज़। तो ये जो है क्या कहते हैं, एक कन्वर्जेंट सीरीज जो होती है ना, इफ इट इज एब्सोल्युटली सेमेबल तो देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट सीरीज का फॉर्मूला यूज किया इसमें कि वट एवर वी हैव, सपोज वी हैव ए, तो ए रेस टू द पावर एन, ठीक है, और उसका हम समेशन लेते हैं जीरो से इन्फिनिटी तक, तो दैट टर्न्स आउट टू बी वन अपॉन वन माइनस ए। इस तरीके से जो आपने अंदर लिखा है ना, ये चीज़ एज इट इज नीचे आ जाती है। तो इट कैन बी प्रूव्ड, इट कैन बी शोन, आप डिवाइड करके देख लें तो वी गेट दिस सीरीज बैक। वन माइनस ए को अगर आप डिवाइड करें इसे, तो वी हैव वन माइनस ए, ये कट जाएगा और ये ए नीचे बच जाएगा। फिर हम इसमें आगे लिखेंगे ए लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर, वो कट जाएगा, नीचे आपके पास ए स्क्वायर आ जाएगा। ये मैं इधर लिख रहा हूँ ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर को काटने के लिए आप यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब, एंड सो ऑन, ये चलती रहेगी कहानी। तो कहने का मकसद ये है कि दिस थिंग वन डिवाइडेड बाय वन माइनस ए इज इक्वल टू दिस, सॉरी, वन वन प्लस ए
प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब एंड सो ऑन, ये इसके इक्वल होती है। तो एक हमने सीरीज का जो है ना कन्वर्जेंट सीरीज का फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया है, उसकी बेसिस पे हमने इसको फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि वी हैव मल्टीप्लाइड बाय ई रेस टू द पावर जे ओमेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ई रेस टू द पावर जे ओमेगा। तो ऊपर भी आ गया नीचे आ गया, यहाँ से इसको काट दिया, तो दिस थिंग इज दी, ये क्या है सिग्नल का डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट कैलकुलेट द डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। तो ये एक बेसिक सी बिल्कुल बात थी, लेकिन ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, आई होप। नया कॉन्सेप्ट है या मतलब आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं तो सब भूल गया, लेकिन आई थिंक ये जो जो मुझे अ, मेरे लिए जो काम की चीज है, आई थिंक ये काफी डीप मैथ में जा रहे हैं, या तो मैं फिर सॉलिड मैथ पे अब प्रैक्टिस करूं तुम्हारे साथ, या फॉर मे बी एक दो महीने, और आपके उस पे मैटलैब पे। और नहीं, सारी चीजें मैं आई डोंट थिंक मैं कोई इसमें सीख रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे जो जरूरत होगी बेसिकली कि अगर तुम्हारे सिग्नल है, अम, मतलब जिस तरह की मुझे एप्लीकेशन होगी, वो ये होगी कि अगर मेरे पास कोई सिग्नल है उसको फिल्टर करना है, या फिर अगर मेरे पास कोई सिग्नल है तो मुझे उसको अम, उसका फ्रीक्वेंसी और फेज मालूम करने का होगा। ये दो चीज़ें होती है ना यूजुअली जी आपके, जिस तरह का जो मैं काम करता हूँ करूँगा। ये नॉर्मली कि आपके पास कोई माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर है, देन यू स्टार्ट, जो भी सिग्नल आ रहा है उसकी तुम सैम्पलिंग कर रहे हो, जी और फिर उसके बाद उसको फोरियर ट्रांसफॉर्म करके अप्लाई करके फंक्शन को, आपके फंक्शन एफएफटी, और फिर उसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, और फिर उसका फेज बदल गया। अ, जी जी, मैं समझ मतलब गया आपकी बात, मैं समझ गया एग्जैक्टली। बात इस तरीके से है इमरान भाई कि ना, कोई भी आप अच्छी बुक उठाए ना इसकी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सेम की, प्रोसेस या। जी, तो उसमें वो थ्योरी लाजमन पीछे आती है, उसके बाद जो है फिर हम उसकी तरफ जाते हैं। तो मतलब आइडिया मेरा यही है कि जो आपका जो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है यूजिंग फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, वो बिल्कुल मैंने करवानी है आपको। लेकिन उससे पहले मैं समझता हूँ कि ना कोई भी आप बुक देखें ना, उनका ये सीक्वेंस है कि वो अब ये पहले आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म समझाएंगे कराएंगे, ठीक है, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, थॉरो अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद फिर हम डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो समझते हैं। कोई भी आप बुक उठा के देखे ना, वो इन्होंने इसी तरह से दिया हुआ है डायरेक्टली। हम कर तो सकते हैं इसको शुरू, लेकिन फिर वो आपकी जो है सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग होगी ऊपर की, और अगर उसमें कोई अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा आता है कहीं पे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बंदा जो है वो स्टक हो जाए उसमें। फिर उसको जो है रिवर्ट बैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा थ्योरी कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, व्हाट्स द रीज़न। और कई दफ़ा बंदा जो है वो कॉन्सेप्ट अगर आपका पीछे थोड़ा सा मैथमेटिकली वीक हो तो आप ठीक तरीके से कर नहीं पाते चीज़ों को। तो ये मेरा आइडिया है, इस वजह से मैंने कहा कि एक ना जिस तरह से बुक्स हैं आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं डीएसपी के ऊपर, तो मैं उसको लेके चलूँ। थोड़ा सा ये है कि टाइम ज़्यादा लगेगा इसके ऊपर, लेकिन ये है कि आपको सही अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। दूसरा ये है कि हाँ, लेकिन हाँ, मैं वो ये हो नहीं समझ रहा रहा ना। था कि जी लेकिन मेरी मैथमेटिक जो है वो काफी वीक हो गई ना। मैं अब तुम मतलब तुम्हारे साथ पढ़ने में जी मुझे ये रियलाइजेशन हो रही है कि मतलब आपके इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन जो है वो उसमें खाली स्ट्रेंथ रह गई है, और बाकी आपके जो मैथमेटिकल उसके वो है ना जी बेसिस, जी, बेसिक, वो काफी वीक हो गई है मेरी ना। नहीं तो तो वो मे बी स्ट्रांग हो जाएगी दस इस तरीके से, इस तरह से आप एक दफा रिफ्रेश करेंगे तो वो स्ट्रांग हो जाएगी। नहीं तो हो, और मतलब उसका मेरे को मैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई यूजलेस मतलब स्ट्रेंथ होगी, वो उसका इनडायरेक्टली इसकी एप्लीकेशन होती है, क्योंकि मैथमेटिक्स पीछे काम कर रही होती है ना। असल में आप आगे एल्गोरिदम बनाएं, लेकिन उसकी बैक एंड पे तो असल में मैथमेटिक्स है, उसकी बेसिस पे आप वो एल्गोरिदम डेवलप करते हैं। दैट्स ट्रू, तो तुम्हारी बात जी सही है। लेकिन दो चीजें हैं। जैसे अगर मैं आपके, जो मुझे तो न्यूमेरिकल वो चाहिए होगा ना आपके, जस्ट प्रोसेसिंग करनी है कि हमेशा
या तो FPGA पे मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, या फिर आपके उस पे होगा, किस पे, माइक्रो कंट्रोलर पे। सो जी उसमें जो ऑडी तुम्हारे स्टैंडर्ड जो भी आपके फंक्शन होगा, वो या तो मैं खुद से लिखूंगा किसी प्रोसेसर FPGA के लिए, या फिर आपके जो ऑडी लाइब्रेरी में से फंक्शन इस्तेमाल किया जाएगा। सो उसकी मुझे क्या मतलब, जैसे वेव फॉर्म जो आ रही है, इट्स अनप्रडिक्टेबल। मतलब इट्स नॉट ओनली अनप्रडिक्टेबल, बट मुझे नहीं पता ना कि मतलब आज क्या है, कल क्या है, परसों क्या है। सपोज कि मैं आपके कैप्चर कर रहा हूँ तुम्हारी हार्ट बीट का सिग्नल। जी दिस इज जस्ट मतलब समझने के लिए मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। उसके अंदर नॉइज भी है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें और भी दूसरी हैं। नाउ अब अगर मैं उस पर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग करता हूँ, तो उसका क्या वो होगा कि मतलब मैं सैम्पलिंग कर रहा हूँ उसकी, मुझे पता होना चाहिए कि क्या रेट होना चाहिए सैम्पलिंग का, बिल्कुल। उसकी रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए, फिर उसके बाद मेरा क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, आपकी जो हार्ट बीट है ना, उसकी एक स्पेसिफिक रेंज होगी ना फ्रीक्वेंसी की, कि अगर आप जो है हार्ट का जो मतलब कि साउंड सिग्नल की बात नहीं कर रहे, जो उसका बीटिंग का जो रिदम है उसकी बात कर रहे हैं, उस तरह से आपके पास सिग्नल आ रहा है, तो उसके अंदर नॉइज भी शामिल है और वो पर्टिकुलर हार्ट बीट की फ्रीक्वेंसी भी शामिल है। तो आप जब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो उस सूरत में फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता है कि जो भी फ्रीक्वेंसीज उसके अंदर मौजूद है उनको सेपरेट आउट करके आपको बता देता है कि भाई ये फ्रीक्वेंसी इस एम्पलीट्यूड के साथ मौजूद है। अब आप एक काम ये करें, फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर आपके पास ओमेगा आ जाएगा ना एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा। तो आप कहें जी कि मेरे पास जो ये ओमेगा है, इस स्पेसिफिक वैल्यू से, फॉर एग्जांपल आपकी हार्ट की अगर कितनी 72 की बीट होती है ना, तो अगर आप अज्यूमिंग के हार्ट बीट का जो सिग्नल है दिल के धड़कने का, वो है नॉट जस्ट द साउंड सिग्नल, तो वो 72 है। और आप कहते हैं जी कि से लेट्स से 50 से कम किसी नॉर्मल बंदे का नहीं, आप सपोज 50 पे आप लोअर थ्रेशोल्ड सेट कर देते हैं, और अपर का कहते हैं जी कि 100 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो तमाम जो वैल्यूज़ आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म में मौजूद हैं, जो कि 50 से कम है और ओमेगा 50 से ज़्यादा पे है, उन सबको आप फिल्टर आउट रिमूव कर दें, बीच में से सब्ट्रैक्ट कर दें, सिंपल। तो पीछे आपके पास जो चीज़ रह जाएगी, वो आपके पास सिर्फ वो फ्रीक्वेंसीज होंगी जो कि आपके हार्ट बीट से रेलेवेंट हैं। तो आप अगर इस चीज़ को फिर दोबारा टाइम इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके दोबारा वापस लेके जाएंगे टाइम डोमेन में, तो यू विल डेफिनेटली गेट अ डी नॉइज्ड सिग्नल। तो ये एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें ये एक एग्जांपल भी मैंने करवानी है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम करेंगे। सब सपोज जरा खोलना कोई, वो आपके गूगल सर्च करो, गूगल मतलब आपके हार्ट बीट वेव फॉर्म जरा देखो कि किस तरह से नजर आती है ना। मतलब इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल आपके साइन वेव, इट इज कॉम्प्लेक्स जी जो जी आपके सिग्नल होता है। तो आपके क्या क्या प्रोसेसेस होंगे, मतलब दिस इज रियल टाइम, मतलब रियल वर्ल्ड के साथ ही मुझे डील करना होता है ना। जी। मतलब अब मुझे कोई कभी वो नहीं देता कि भाई आपके एक फंक्शन दे दिया है x e टू पावर j ओमेगा ये, या सपोज मुझे मेरे पास एप्लीकेशन है जो मैं डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ काफ़ी अरसे से, लेकिन ये वेव कि फॉर्म, इस तरह की वेव फॉर्म आपके पास आ स्क्रीन रही नहीं है। शेयर किया ना तुमने, स्क्रीन हाँ, तुम्हारी आप वो जो पेंट शेयर, ये क्या कहते हैं, ये जो आपके नजर ये स्क्रीन आपको शेयर, एक मिनट पेंट शेयर हुई है। इसको करते हैं अभी। यस। हाँ, अब ये आपके पास जो सिग्नल आ रहा है ना, ये क्या कहते हैं, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप सैंपल करेंगे। जब आप सैंपल करके क्वांटाइज करेंगे, तो आपके पास एक सेट ऑफ नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, बाइनरी नंबर्स आ जाएंगे आपके पास। तो वो जो बाइनरी नंबर हैं, दे विल बी corresponding टू दीज वैल्यूज, हार्ट बीट, यस। एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड। तो वो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो है ना, नॉइस भी मौजूद है, नॉइस भी मौजूद होगा, और इसमें जो आपकी रिक्वायर्ड डेट इन्फॉर्मेशन है वो भी मौजूद होगी। लेकिन बट ये ये नॉइस नॉइस थोड़ी है। जी ये जो नजर आ रहा है, ये जी जो आपके तुम्हारे पल्सेस हैं, जी। ये नॉइज तो नहीं है ना। अगर तुम्हारा जो रेट है सपोज, ये अगर तुम नहीं, देख रहे नॉइज हो इसके कि, अंदर है मौजूद, ये देखें पीछे इसमें जो सिग्नल के अंदर ना लो एम्पलीट्यूड नॉइज नजर आ रहा है इसके अंदर, ये नहीं नहीं, होगा, दैट्स नॉट नॉइज, है दैट्स ना। रिपीटेड सिग्नल, बीटिंग ये बीटिंग आपके के तुम्हारे,
ये क्या? चीज बीटिंग है बिल्कुल, लेकिन इसके अंदर ये जो चीज नजर आ रही है, जब आप सेंसर से पिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास लो एम्पलीट्यूड नॉइज होगा, बिल्कुल यहाँ पर ऐसा ये होगा। ये तो सही है, लेकिन कुछ और सवाल था। मेरा सवाल ये कि सपोज तुम अगर इसको देख रहे हो कि तुम्हारे, जैसे तुम बोल रहे थे ना कि भाई 70 बीट पर, सपोज ये जो है वो तुम्हारे तकरीबन 1.5 सेकंड में वो कर रहा है ना, ये सपोज 1 सेकंड में, एवरी सेकंड ना तकरीबन, जी अगर हम देखें तो ये जो नेगेटिव में जाता है और ये एवरी सेकंड में जो पॉजिटिव पे भी जा रहा है ना, थोड़ी सी 1 सेकंड से कम ले रहा है। सपोज 60 बीट पर सेकंड है, लेकिन अगर तुम इसके अंदर देखो, ये जो आपके ये जो पल्स आती है जो पॉजिटिव गोइंग है, इसमें काफी शार्प राइज टाइम है ना। जी तो दैट्स लाइक तुम्हारे पास जो है ये किलो हर्ट्ज में इसकी वो फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि ये आपके शार्प राइज टाइम है, फिर वो नीचे आ जाता है ना। इसी तरह ये जो तुम्हारे जो नेगेटिव में जाता है, ये काफी शार्प फॉल टाइम है, फिर वो नेगेटिव की तरफ आ जाता है। और ये जो तुम्हारे, जो उसके बाद जो नेक्स्ट ये तुम्हारे आते हैं ना, जो पल्सेस हैं, ये मुख्तलिफ हार्ट्स के वाल्व जो है उसके ओपनिंग, और जो मुख्तलिफ जो आपके वाल्व जो शटिंग है, और फिर वो उसकी प्रेशर की चेंजिंग है, उसके उसको वो बताते हैं ना। तो जब आपके कोई डॉक्टर देखता है तो बोलता है भाई ये पैटर्न देख के कि भाई ये इसमें ये मसला है, ये मसला है ना। तो आ, अगर ये मैं इसको उससे कर रहा हूँ, किससे, माइक्रो कंट्रोलर से, मैं तुम्हारे डिस्क्रीट सैम्पलिंग कर रहा हूँ, तो मैं सपोज सैम्पलिंग कराऊंगा सपोज 10 किलो हर्ट्ज पे, या 15 किलो हर्ट्ज, 15 किलो सैंपल पर सेकेंड। अब उसके बाद जो भी प्रोसेसिंग करनी होगी, उसमें मुझे इसके फ्रीक्वेंसी सपोज कंपोनेंट मालूम करने हैं, जो मेरे डिस्क्रीट सैंपल आ गए। जी जी तो इसको मैं किस तरह कोरिलेट करूंगा कि ये जो तुमने जैसे फंक्शन पीछे अभी उस पे कर रहे थे ना, ये आपके XE⁻j ओमेगा, मतलब मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं बनता, समझ में नहीं आता कि भाई जो मेरे पास जो सिग्नल आ रहा होगा उसका जो फंक्शन है अननोन है। मतलब ये जिस तरह का एक एग्जांपल है टिपिकल, जी जी या अगर जैसे मैं मोटर का करंट वो सेंस कर रहा हूँ, मोटर के वोल्टेज सेंस कर रहा हूँ कि डिपेंडिंग है डिफरेंट लोड्स, ब्रशलेस डीसी मोटर के, तो वो कोई फिक्स फंक्शन नहीं है ना, इट्स लाइक ऑलवेज डायनेमिकली चेंजिंग। जैसे तुम्हारी हार्ट बीट है, ये ऑलवेज चेंजिंग, डिपेंडिंग कि मैं कितनी स्पीड में रन कर रहा हूँ एक पेशेंट टू अनदर पेशेंट, समझ रहे हो? जी बिल्कुल मैं तो समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली हम वहाँ पर कोई फंक्शन की फॉर्म में तो नहीं इसको कर रहे होते। अब मैं ज़रा थोड़ा देर वापस आता हूँ, एक हम्म, मिनट स्क्रीन शेयरिंग में। तो हम इस चीज़ को जो है ना, एक्स ऑफ ओमेगा जो मैंने ये लिखा है यहाँ पर, तो ये फंक्शन आपके पास जो हार्ट बीट है, अगर आप उसके साथ उसको कोरिलेट करते हैं तो वो आपके पास एक सीरीज ऑफ नंबर्स आपके पास आ जाती है, जो मेमोरी के अंदर आपने डेटा सेंस सेंस किया वहां से, तो आपने रीड कर लिया, स्टोर करा दिया वहां पे, ठीक है। वो नंबर्स हैं आपके पास बाइनरी के। और दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो ये एक्स ऑफ जे ओमेगा मैं लिख रहा हूँ, और दूसरी तरफ मैंने एक्स एन लिखा है। तो और आप कह रहे हैं कि डज नॉट मेक सेंस विद दैट, तो ये जो अभी मैंने चीज लिखी है ना, तो ये एग्जैक्टली यही है कि ये डायरेक्टली रिलेट नहीं हो सकता उसके साथ। ये एक क्योंकि वी आर टेकिंग अ स्टेप फ्रॉम द फोरियर ट्रांसफॉर्म, एक फंक्शन ऑफ टाइम था, उससे हम जो है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म की तरफ जा रहे हैं, तो ये दरमियान का एक ट्रांजिशन स्टेप है। तो इसका प्रॉब्लम यही है कि ये आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस वेरिएबल ओमेगा का है, और जबकि वहां पर आपके पास जो है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, और आपके पास जो है वो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी मेमोरी के अंदर आपने स्टोर करना है, तो दैट शुड आल्सो बी इन डिस्क्रीट फॉर्म एज वेल। तो ये बाकी इसका जो है कनेक्शन बनता हुआ नजर नहीं आता, लग बट द थिंग इज दैट कि चीज एक्चुअली यही है पीछे। हम उसको हम जब इसको जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर सैम्पलिंग करेंगे इसकी, एक तो टाइम डोमेन की सैम्पलिंग आपने कर ली ना, जब ए टू डी से कन्वर्ट करा दिया, उसके बाद हम्म, हम सिग्नल की जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में सैम्पलिंग करते हैं, ओमेगा के बजाय डिस्क्रीट ओमेगा आ जाता है, के टाइम्स ओमेगा, वेयर के इज द वेरिएबल फॉर द फ्रीक्वेंसी, इंडेक्सिंग वेरिएबल फॉर फ्रीक्वेंसी। तो कि ये फ्रीक्वेंसी है, ये दूसरे ये इसका सेकंड हार्मोनिक है, थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन। तो वहां पर आपके पास जब फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लेते हैं, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग द फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म एल्गोरिदम, तो उससे जो है आपके पास जो डेटा आती है वो उसका
क्या कहते हैं, दैट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। वो हमारे काम की होती है, जिसको आप माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर पे या डीएसपी पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये जो बाकी ये जो एक्स ऑफ ई रेज़ टू द पावर ओमेगा है, ये नहीं हो सकता उसमें, इसको डिस्क्रीट बनाने की ज़रूरत है। मगर बात ये है कि ये है यही चीज़ पीछे, कि आपका हार्ट बीट हो या कुछ भी, कोई भी सिग्नल, उसको आपने सैंपल कर लिया, उसको आपने एक्स ऑफ एन बना दिया। तो लेकिन जब आप उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो जो फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी वो इसी शक्ल में होता है पीछे बैक एंड पे। लेकिन हम उसको डिस्क्रीट टाइम में इन फॉर्म ऑफ नंबर्स जो है वो हैंडल करते हैं। अभी उसकी उसी की तरफ हमने असल में जो है ना, उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं विद आवर लेक्चर्स। तो ओके, ये तो मे अगर बी आप डायरेक्टली नेक्स्ट। इसको अप्लाई करते हैं ना वहां पे, तो यस ये नहीं हो सकता उस तरह से। लेकिन जो हम अभी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, तो वहां पे आप, मैं आई होप कि आप एग्री करेंगे उस वक्त कि हाँ ये वाकई दिस थिंग इज रिलेटेड टू दैट। तो जी आप बोले। मतलब फिर नेक्स्ट मे बी, मतलब ये तुम्हारी वो नहीं है वीकनेस के, लेकिन ये मेरी है कि मैं जो है वो आपके जो बेसिक जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक है ना, जी और ये सब कुछ काफी भूल गया हूँ ना। सो जी मे बी आई नीड टू गेट शाम सीरीज की बुक लेके आई नीड टू स्टॉप प्रैक्टिसिंग। ये मे भी मसला है। तुम्हारे जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उनको भी सेम इस तरह प्रॉब्लम होती है जो अभी जो अंडर ग्रेड स्टूडेंट है? अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स जो हैं वो, उनके ना मैथ के कोर्सेज साथ साथ चल रहे होते हैं। तो वो चीज़ें ना उनकी, जैसे ये एक्सपोनेंशियल हो गया, यूलर्स ऑयलर्स आइडेंटिटी हो गई, ये हम्म। चीज़ें वो दूसरे कोर्सेज में एक सेमेस्टर पीछे या एक आध साल पीछे उन्होंने पढ़ी होती है, तो उनको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लग रहा था उस तरह से। और मतलब ये है कि हार्ड जितना एक एवरेज स्टूडेंट को लगता है, उस तरह से लगता है। अच्छा, तो समझ गया। आपका जहाँ तक केस है ना, तो आप, मुझे जो नज़र आ रहा है ना, वो थोड़ा सा ये फील हो रहा है जैसे बिट आपका इंटरेस्ट जो है ना वो इसमें इतना अभी नज़र नहीं आ रहा। आप, या आपका इंटरेस्ट ज़्यादा जो है ना वो एप्लीकेशन की तरफ है। इज इट सो? एप्लीकेशन के बिल्कुल डेफिनेटली, जो तुम्हारे वो जो है उसकी जो थ्योरी है, तो जी जैसे मैंने मेरे ख्याल में एक सेकंड में चेक करूं, मैंने तुम्हें शायद 2-4 दिन पहले एक वीडियो जी, आपने शायद वो भेजी। फोरियर सीरीज की दिखा बताई थी मुझे। दे पता नहीं तुमने वो मैंने देखी थी वो क्लिक फोरियर सीरीज की जो है। क्लिक किया था नहीं किया, तो मैं यूजुअली जो है वो हफ्ते में एक दो वीडियोस जो है वो 2-4 वो वेबसाइट है जिससे मैथ जो है ना आपके मैथ ब्लॉगर है, 2-4 और है ना, उनकी 2-4 वीडियो जरूर देखता हूँ। जैसे मैं कभी जिम जाता हूँ जी तो 1 घंटे जो है मैं I'll be usually just watching those math videos just to आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ना। जी सो आई एम रियली इंटरेस्टेड। ये जो तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर और आपके ये बाकी जो भी सारी कॉम्प्लेक्स मैथ है, बिन ट्राइंग, लेकिन तुम्हारी ये बात मेरे ख्याल में ज़्यादा सही है कि जब तक बंदा प्रैक्टिस नहीं करता हाथ से, जी तो उस पे वो नहीं आती क्या कॉम्पिटेंसी। में लोगों को भी यही, दूसरे लोगों को भी ये बोलता हूँ जो कोई सर्किट डिज़ाइन सीखना चाहता है, कि जी जब तक हाथ से कोई डिज़ाइन नहीं करोगे सर्किट 6-7, तुम कॉम्पिटेंट नहीं बनोगे ना। मतलब भले कितनी वीडियो देख लो, इसी तरह कोई सर्किट बोर्ड डिज़ाइन नहीं करोगे, जी you don't design like something useful, तो वो काम नहीं आता। सो आई थिंक आई हैव टू जस्ट स्टार्ट, कहीं से टाइम ढूंढना पड़ेगा और फिर ये प्रैक्टिस करना पड़ेगी, वरना फिर अदरवाइज आई विल जस्ट स्टॉप दिस परस्यू। ये जो मैथमेटिक का जिस एप्लीकेशन साइड पे तुमसे मैं सीखूंगा, और फिर वो फीडबैक कंट्रोल थ्योरी तो हमारी करनी है, और ये जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है उसमें जो 2-4 चीज़ें जिसकी मुझे ज़रूरत होती है ना, जी जैसे आपके फिल्टरिंग की, और जो तुम्हारे